हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप सभी लोग बार बार कह रहे थे लाइव सर, लाइव पढ़ाइए। अब मैं आप लोगों के बीच लाइव आ गया हूं और प्रतिदिन आप लोगों के बीच एक दो टॉपिक मैं लाइव आकर के रोज़ पढ़ाऊंगा और आप लोग का ये जो समय रहेगा यही समय पर डे रहेगा, ठीक है ना। तो आज आप लोगों का काम ये है कि आप लोग कितने लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग जोड़िए, सभी लोग प्रयास करिए और सभी लोग एक साथ मेहनत करिए ताकि सब लोग आगे बढ़ें, ठीक है। हमसे जितना हो पाएगा, जितना अधिक से अधिक टॉपिक हो पाएगा इसमें मैं कराऊंगा। तो चलिए हम लोग अगला जो टॉपिक हम लोग का अगला चैप्टर्स है, पिछले चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कई वीडियो में चले हैं, आप लोग लगा लिए होंगे। अब उसमें एक आध दो छूटे होंगे तो उसको आप अपने मर्जी से लगा लीजिएगा, कुछ आप लोग भी लगाइए। और आज हम लोग 5वां लेसन पढ़ने वाले हैं, सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। ये आपका सदिश विश्लेषण का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ये ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में, कंपटीशन के भी परीक्षा में पूछा जाता है और आपके होम बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो आज के लिए तो आपको ज़रूरी है ही, आगे चल करके जो है कि भविष्य में भी आपको बहुत ये काम आने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये सदिश एवं अदिश राशियाँ क्या है, और आप लोग बहुत कम संख्या में जुड़ रहे हो, क्या बात है भाई, जोड़िए और लोगों को जोड़िए, ऐसे कैसे काम चलेगा। और लोगों को कहिए ऑनलाइन आए, आप लोग फ़ोन करिए, चाहे जैसे भी करिए। अब काम आप लोग का है कि आप लोग कितने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ रहे हैं, कितने अधिक से अधिक लोगों को हमसे चैनल से हमारे जुड़वा रहे हैं। जितना अधिक से अधिक आप लोग जुड़ेंगे उतना ही उत्साह बढ़ेगा, उतना ही मेहनत से आप लोग को मैं पढ़ाऊँगा और आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़ पाएंगे। बिना कोचिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो नज़दीक के बच्चे हों तो हमसे कोचिंग पढ़ लेते हैं, लेकिन जो दूर के बच्चे हैं उनको समस्या होती है। तो सारे लोग मेहनत करिए ताकि मैं रोज़ लाइव आऊँ और रोज़ पढ़ाऊँगा आप लोग को। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सदिश राशियाँ एवं अदिश राशियाँ। सबसे पहले तो अदिश की चर्चा करें। हम उल्टा ही लिख दिए हैं, अदिश पहले लिखना चाहिए था और सदिश बाद में लिखना चाहिए था, लेकिन लाइव आने के नाते मैं सोचा कि ये सब लिख लेता हूँ ताकि आप लोग को बस केवल बताना रहेगा। तो लाइव आने से पहले ये लिख लिया हूँ। तो हम थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। पहले क्या कर देते हैं, अदिश कर देते हैं, पहले अदिश राशियाँ और फिर क्या कर देते हैं, सदिश राशियाँ। तो सबसे पहले हम लोग अदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ। अब हर एक चीज़ की राशि होती है। जैसे गेहूँ खूब गजा हुआ है तो कहेंगे गेहूँ की राशि है, धान गजा हुआ तो कहेंगे धान की राशि है। वैसे ही भौतिक राशियाँ भी होती हैं, ठीक है ना। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, आप लोगों को मैं पिछले चैप्टर्स में जब मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ मैं पढ़ा रहा था तो उसमें भी बताया था कि राशि क्या होती है। एक बार फिर जान लीजिए कि जिन राशियों का हम मापन कर सकते हैं वह सभी राशियाँ क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई क्या है, भौतिक राशि है। द्रव्यमान क्या है, भौतिक राशि है। वेग क्या है, भौतिक राशि है। संवेग क्या है, भौतिक राशि है। अब कहेंगे कि दर्द क्या है, तो दर्द भौतिक राशि नहीं है। काहे से कि दर्द का मापन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। खुशी क्या है, तो खुशी भौतिक राशि नहीं है क्योंकि खुशी का मापन नहीं किया जा सकता। यानी सीधे सीधे जान लीजिए कि जिनको भी मापा जा सकता है वे सब भौतिक राशियाँ कहलाती हैं और जिनको नहीं मापा जा सकता वे भौतिक राशियाँ नहीं कहलाती हैं। और भौतिक राशियाँ जब आप जान ही गए हो तो ये भी जान लो कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती हैं। एक होता है अदिश भौतिक राशि और दूसरा होता है सदिश भौतिक राशि। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे अदिश भौतिक राशि का। किसका अध्ययन करेंगे, अदिश भौतिक राशियाँ। अब भौतिक जरूरी नहीं है लिखना, अदिश राशियाँ लिख दीजिए हो जाएगा। अदिश राशियाँ,
अदिश राशियां, अदिश राशियां। क्या बाबू अभी आप लोग जोड़ नहीं पाए? अरे यार जोड़िए, और लोगों को जोड़िए ना। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है बाबू, ठीक है सर। कैसे? हाय हाय सब लोगों को, हाय हेलो एक ही बार सबको, ठीक ना। तो चलिए सारे लोग और लोगों को जोड़िए। और अदिश राशि हम लोग पढ़ते हैं। नाम है अदिश। क्या है? अदिश। अ का मतलब क्या होता है? ये दो भागों में टूट जाएगा। अधन दिश, अधन दिश। और इसका मतलब होता है, अ का मतलब होता है नहीं, दिश मतलब दिशा। ठीक है ना, ये आपको समझना है। तो देखिए अदिश का मतलब होता है अधन दिश, अ का मतलब होता है नहीं, दिश का मतलब दिशा। यानी ऐसी राशियां जिनमें दिशा नहीं होती है। तो जब दिशा नहीं होती है तो कुछ तो होता होगा, परिमाण होता है। ठीक है ना, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। ऐसी राशियां जिनमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। बात समझ में आ गई? अ लिख दिया तो अ मतलब नहीं, दिश मने दिशा। तो जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां, चाहे वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं, वे क्या कहलाती हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है परंतु दिशा, जिनमें केवल ना लिखे, जिनमें परिमाण होता है परंतु, यहां से थोड़ा बदल दीजिए, जिनमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती, परंतु दिशा नहीं, वे क्या कहलाती हैं? वे अदिश राशियां कहलाती हैं। तो अदिश राशियां यहां ऐसी कर देंगे तो वे लिख देंगे। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं, वे अदिश राशियां कहलाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक ना बहू? अब ये आपकी परिभाषा हो गई। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं, वे अदिश राशियां कहलाती हैं। अब अदिश राशियां क्या क्या होती हैं? जैसे आपका आ गया द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान, समय, ताप, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लंबाई, ठीक है, इत्यादि। अब देखिए अदिश राशियां क्या हैं? ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं, वे क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, समय, ताप, लंबाई इत्यादि। अच्छा ये बताइए, कोई आदमी आपसे पूछे कि आपका द्रव्यमान कितना है, ठीक है ना, आपका भार कितना है, तो आप जो द्रव्यमान बताएंगे 50 किलो, 100 किलो,
तो आप बस केवल 50 किलो कह देंगे ना, परिमाण बता देंगे काफी है। कि पूरब की तरफ बताएंगे, उसमें दिशा बताना पड़ेगा। जब आपसे आदमी का द्रव्यमान पूछा जा रहा है कि उस आदमी का कितना द्रव्यमान है, तो कहेंगे 50 किलो, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, कुछ दिशा बतानी पड़ेगी नहीं ना, केवल 50 किलो बताना पड़ेगा। तो केवल परिमाण बताना पड़ा, तो ये क्या हो गई, अदिश राशि हो गई। तो आदमी आपसे समय पूछ दिया कि बबुआ क्या बज रहा है, तो आप क्या कहेंगे, 4 बजे दक्षिण की ओर, 3 बजे उत्तर की ओर। नहीं ना, दिशा नहीं ना बताएंगे, केवल क्या बताएंगे, टाइम बताएंगे, उसका परिमाण बताएंगे, क्योंकि समय में दिशा नहीं होती है। तो आप क्या बताएंगे, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है। तो आप जो उसका परिमाण होगा, जो मान होगा, वो आप केवल बताएंगे, दिशा बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये भी क्या हो गई, अदिश हो गई। ताप पूछ रहा है, तो ताप में 20 सेंटीग्रेड 30 सेंटीग्रेड आप बता देंगे, पर्याप्त है। उसमें दिशा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो उसमें दिशा होती है। तो जिन भी राशियों को प्रदर्शित करने के लिए या बताने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है, इसका मतलब उसमें दिशा होती ही नहीं है। तो जब ये इसमें दिशा नहीं है, तो ये क्या हो गई, अदिश राशियां हो गई। हाँ, लेकिन परिमाण है, कुछ न कुछ इनका संख्यात्मक मान होगा, जिसे हम परिमाण कहते हैं। जैसे द्रव्यमान है तो 50 किलो है, तो संख्यात्मक मान उसका 50 हो गया, तो ये परिमाण है, लेकिन दिशा नहीं है। समय है 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, तो ये संख्या में जो मान आ रहा है, संख्यात्मक मान, वो परिमाण होता है। ताप में 20 सेंटीग्रेड 30 सेंटीग्रेड 50 केल्विन 20 केल्विन, ये सब क्या है, 50 20 10, ये सब संख्यात्मक मान है, इसका परिमाण है। तो सब में परिमाण है। लंबाई में 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 10 किलोमीटर जो भी है, तो 2 4 6 10 किलोमीटर जो भी आप बोल रहे हो, संख्यात्मक मान, वो परिमाण है। तो इन सब भौतिक राशियों में परिमाण तो है, लेकिन दिशा बिल्कुल नहीं है। और इनको हम बताते समय भी हम इनको दिशा की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। इसी नाते ये सभी भौतिक राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। अब आ जाइए ठीक इसी का उल्टा सदिश राशियों पर। ये भी अदिश राशियां हो गई जिनमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सदिश राशियां। इसको हम मिटा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सदिश राशियां। तो सदिश राशियां जो हैं, देख लीजिए क्या है, सदिश राशियां। क्या है, सदिश राशियां। देखिए, वो सदिश राशियां का अर्थ होता है, इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, 100 धन दिश, क्या हो जाएगा, 100 धन दिश। 100 का मतलब होता है 7, धन मतलब दिशा, तो ये हो जाएगा दिशा के साथ, ठीक है ना। ऐसी राशियां जो दिशा के साथ होती हैं, यानी जिनमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ, जिनमें परिमाण के साथ साथ, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, दिशा भी होती है, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। वे सदिश राशियां कहलाती हैं। वे सदिश राशियां कहलाती हैं। देखिए, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वे सदिश राशियां कहलाती हैं।
किसी किसी किताब में आपको परिभाषा इस तरीके से मिल जाएगी, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियां कहलाती है। तो जब हम इन राशियों को व्यक्त करेंगे तो परिमाण तो जरूरी होगा ही, दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, या ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। भाई जो होगा वही ना व्यक्त होगा, उसके अंदर वह होइबे नहीं करेगा तो व्यक्त कैसे करेगा। हम कह रहे कि आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप कैसे दिखाएंगे कि मेरे पास पैसा है, फालतू में शोबाजी करेंगे, ठीक है। तो कौन हो जाएगा तो बाद में जो है कि कहेगा कि दिखा कितना है तेरे पास, कूद रहा है, तो फिर दिखा ही नहीं पाएंगे। तो शोबाजी मत करिए। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती हैं, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। यानी या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। अब सदिश राशियों के एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे आपके सदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं, जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग इत्यादि। आवेग भी लिख लीजिए, आवेग, संवेग, आवेग इत्यादि। ये देखिए ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग इत्यादि। इतनी राशियां, अभी और भी सदिश राशियां हैं जिनका नाम नहीं लिखा गया है। आप ये मत सोचिएगा कि यही इतनी ही भौतिक राशियां सदिश राशियां होती हैं। तो इसमें आपको बल क्या है? सदिश राशि है। जब भी आप कभी भी लिखोगे कि यहाँ पर इतना बल लग रहा है, मान लो हम कह रहे हैं कि किसी वस्तु पर कितना बल लग रहा है, तो कौन गाड़ी पे कितना बल लग रहा है, तो आप कहेंगे 10 न्यूटन। तो वहां पर एक आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि वो बला पीछे से लग रहा है गड़िया पे, कि आगे से लग रहा है, कि बगल से लग रहा है, कि दाएं से लग रहा है, कि बाएं से। तो वहां आपको बल की दिशा भी क्या करनी पड़ेगी? बतानी पड़ेगी कि 50 न्यूटन, 10 न्यूटन बल लग रहा है पीछे से, चाहे गाड़ी पर आगे से, चाहे पूरब की ओर, पश्चिम की ओर। तो बल को जब भी आप बताएंगे तो उसमें जितना न्यूटन बताएंगे वो उसका परिमाण होगा, और जो दिशा भी आपको बतानी पड़ेगी। नहीं तो कैसे अगला आदमी समझेगा कि गाड़ी पीछे जाएगी कि आगे जाएगी। अगर हम कहते गाड़ी पे बल लगा है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन बल लगा है, तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी गति करेगी। जब बल लगेगा तो कोई भी वस्तु बल लगता है तो वो ज़्यादा बल लगता है तो गति करने लगती है। तो जब बल की दिशा नहीं बताएंगे तो गति की दिशा कैसे पता चलेगी? तो इस नाते बल को प्रदर्शित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? दिशा की जरूरत पड़ती है। इसी नाते बल क्या है? सदिश राशि है। वेग, किसी भी वस्तु का जब हम वेग बताते हैं तो उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताते हैं। जैसे किसी जहाज का वेग 300 मीटर प्रति सेकंड है, तो 300 मीटर प्रति सेकंड है, तो कौन और है बाबू? उत्तर जा रही है जहाजिया, कि दक्षिण जा रही है, कि पूरब जा रही है, पश्चिम जा रही है, किधर के ओर उसका वेग है। तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। जितना वेग का परिमाण बताएंगे उसके साथ साथ हमको क्या बताना पड़ेगा कि वह किधर जा रहा है इस वेग से। तो इसमें भी हमको दिशा बतानी पड़ेगी। विस्थापन जो होता है उसकी दिशा सदैव जो होती है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में विस्थापन, बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन कोई वस्तु सरक करके कहाँ से कहाँ, प्रारंभिक बिंदु उसका कहाँ था और अंतिम बिंदु कहाँ था। जैसे मान लीजिए यह वस्तु यहाँ पर है और यहाँ पे चली गई, तो ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी है ये क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। तो जब प्रारंभिक बिंदु आपको पता रहेगा और अंतिम बिंदु पता रहेगा तो इसकी दिशा नहीं बता देंगे। तो विस्थापन जो होती है वो भी दिशा उसमें भी होती है। तो दिशा के साथ आ रहा है विस्थापन, तो इस नाते ये क्या हो गया? सदिश हो गया। त्वरण क्या है? त्वरण भी सदिश है।
क्योंकि जब किसी वस्तु का वेग बढ़ता है या घटता है तो वह किसी डायरेक्शन में घटता बढ़ता है। अगर आपका तो वह डायरेक्शन में घटता है, उसमें भी दिशा होती है, समवेग में भी दिशा होती है, इसी तरह से आवेग में भी क्या होती है, दिशा होती है। ये जितनी भी राशियां, अब एक चीज आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, हालांकि ये ट्रिक सारे, इसका कोई एक आध दो अपवाद भी आपको मिल जाएगा, ये ट्रिक कोई किसी किताब में नहीं लिखा गया है, लेकिन आप मैक्सिमम सदिश राशियों की पहचान कर लेंगे, ठीक है ना, जिसमें वो आ जाए, जिसमें क्या आ जाए, वो आ जाए, वो ये वो आ रहा है ना, चाहे आधा वो आए चाहे पूरा वो आए, वो राशि लगभग सदिश होती है, ऐसा सब में देखा गया है। अदिश राशियों में वो शब्द नहीं आता है, कम आता है। जैसे अदिश राशियों में भी द्रव्यमान में आधा वो आया है, तो द्रव्यमान को आप ऐसे दिमाग में नहीं सोच लोगे कि भाई द्रव्यमान पूछेगा 50 किलो, तो हमको इधर उधर दिशा बताने की जरूरत पड़ेगी, तो इसको छोड़ दीजिए। तो बाकी जितनी अदिश राशियां हैं उनमें एकाध ऐसी राशि ही हो सकता है इसी तरह से आ जाए जिसमें, तो उसको आप ऐसे समझ लीजिएगा कि उसमें दिशा है कि नहीं है। तो द्रव्यमान में वह है लेकिन इसमें दिशा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, अदिश। बाकी जितनी सदिश राशियां हैं सब में वो आया है, चाहे पूरा आया है चाहे आधा आया है। जैसे बल में वो भी आता है, वो भी आता है, तो बल आ गया तो बल सदिश है। वेग में वो आया है तो सदिश है। विस्थापन में वो आया है तो सदिश है। त्वरण में वो आया है तो सदिश है। संवेग में वो आया है तो सदिश है। आवेग में वो आया है तो सदिश है, ठीक है। अब इसके बाद जो है और भी कई राशियां हो सकती है, जो उसमें भी देख लीजिएगा वो आया होगा, ठीक है। इक्का दुक्का अपवाद भी मिल जाएगा कुछ द्रव्यमान टाइप का, तो जिसमें वो होगा लेकिन उसमें दिशा नहीं होगी तो वो अदिश में चली जाएगी। तो मैक्सिमम सदिश राशियों की पहचान आप वह से कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये अदिश राशियां और सदिश राशियों का ये हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात आती है कि अदिश स्थिति एवं विस्थापन सदिश हम लोग को समझना है। तो चलिए हम लोग मिटा देते हैं इसको और स्थिति एवं विस्थापन सदिश पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया ना। तो चलिए आगे देखते हैं। ये काफ़ी गंदा हो गया है, सही से मिट नहीं रहा है इससे। पानी मारना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं स्थिति एवं विस्थापन सदिश। स्थिति एवं विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश हल्लानक हो, बगल में आया है कुछ बेचने वाला तो डमरू बजा रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो मुंह से निकल गया हल्ला ना करिए। एक्चुअली कोचिंग में मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे शोरगुल करते हैं, तो बार बार ये आदत बनी रहती है, तो कोई भी कान में आवाज़ आती है तो ये जबान से निकल जाता है, हल्ला ना करिए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थिति एवं विस्थापन सदिश। स्थिति एवं विस्थापन सदिश क्या है? पहले आप किसी भी पिंड की, किसी भी वस्तु की अगर आपको स्थिति बतानी है तो स्थिति बताने के लिए पहली बात तो आपको किसी एक ऐसे बिंदु की जरूरत पड़ेगी जहां से उसकी स्थिति बतानी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि ये एक बिंदु है, ये मान लीजिए ये एक बिंदु है, ठीक है। ये हम यहाँ पे बता दे रहे हैं ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम, ये पूर्व है, ये पश्चिम है,
ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, इसके यहाँ पर कोनो वस्तु है, तो कैसे पता चलेगा? तो स्थिति बताने के लिए हमको, जैसे अगर हम आपसे पूछें, हम एक लड़के से पूछे कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, तो बोला पीपल के पेड़ के सामने। तो हमने कहा कि पीपल का पेड़ कहाँ पर है, तो कहा मेरे घर के सामने। हमने कहा अरे यार दोनों कहाँ पर है, कहा आमने सामने। तो ऐसे सवालों से भी पागल हो जाएगा आदमी। अब स्थिति पता चली कि उसका घर कहाँ पर है? नहीं पता चला, क्योंकि उसने कोई ऐसी लोकेशन नहीं बताई कि जो मुझे पता थी, जिसके सापेक्ष मैं ये पता जान सकूं कि इसका कहाँ पर घर है। ठीक है, तो उसने पीपल का पेड़ वाला लोकेशन बताया, तो पीपल का पेड़ मुझे नहीं पता कि पीपल का पेड़ तो हर जगह होता है, तो वहाँ से हम कैसे जानेंगे कि इसका उधर है, किधर है, किधर है? तो उसको कोई हमको लोकेशन बताना चाहिए था। तो वही चीज़ है कि सभी बिंदुओं की अगर आपको स्थिति बतानी है तो कोई एक पॉइंट लेंगे, उसी पॉइंट से सबको हम क्या करेंगे, बताएंगे कि इस पॉइंट के किधर है वो। ठीक ना? तो सभी बिंदुओं की स्थिति को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक निर्देशांक खींचते हैं। निर्देशांक आप लोग पढ़े होंगे। निर्देशांक क्या है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? निर्देशांक जो होता है उसमें x अक्ष और y अक्ष होता है। तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम निर्देशांक का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर जो x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वो मूल बिंदु कहते हैं। अब मूल बिंदु से ही सभी वस्तुओं की स्थिति को हम क्या करते हैं, बताते हैं या प्रदर्शित करते हैं। कोई वस्तु यहाँ पर है तो उसकी स्थिति बताने के लिए हम इसको मूल बिंदु से एक वेक्टर इस पर खींच देंगे, तो ये इस वस्तु का क्या हो जाएगा, स्थित सदिश हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप स्थित सदिश जानना है, स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश आपको समझना है। तो किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए मूल बिंदु से उस वस्तु पर खींचे गए वेक्टर को हम उस वस्तु की स्थिति सदिश कहते हैं। यह यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ से मूल बिंदु से खींचा जा रहा है जो वेक्टर, यह मान लीजिए ये हो गया R1, ये क्या हो गया, R1 हो गया। तो ये इसका क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश कहलाएगा R1। ठीक है ना? तो स्थिति सदिश अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे कि किसी वस्तु, ठीक है ना, मूल बिंदु से किसी वस्तु के स्थित बिंदु तक खींचे गए सदिश को हम उसका स्थित सदिश कहते हैं। तो हम एक यहाँ पर परिभाषा लिख देते हैं स्थित सदिश की। स्थिति सदिश क्या होता है, तो स्थिति सदिश, इसमें हम सबसे पहले तो ये लिखेंगे किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम क्या करते हैं, किसी वस्तु की स्थिति को हम मूल बिंदु से क्या करते हैं, नापते हैं। तो यहाँ पहले ये लिखेंगे किसी वस्तु की स्थिति को किसके सापेक्ष प्रदर्शित किया जाता है, मूल बिंदु के सापेक्ष। किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित, ठीक है, प्रदर्शित करने के लिए उसके प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, निर्देशाक्षों का प्रयोग करते हैं। निर्देशाक्षों का प्रयोग करते हैं। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए निर्देशाक्षों का प्रयोग करते हैं, यानी x अक्ष और y अक्ष का प्रयोग करते हैं। जहाँ x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है ना? तो अब आ जाइए स्थिति सदिश की परिभाषा अब लिखेंगे। ठीक है ना? किसी वस्तु, ठीक है, मूल बिंदु से, कहाँ से, मूल बिंदु से
मूल बिंदु से किसी वस्तु के बिंदु तक खींचे गए सदिश को उस वस्तु का स्थिति सदिश कहते हैं। स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई परिभाषा स्थिति सदिश की। मूल बिंदु से किसी वस्तु के स्थित बिंदु तक, ठीक है ना, या मूल बिंदु से किसी वस्तु के बिंदु तक खींचे गए सदिश को हम उस वस्तु का स्थिति सदिश कहते हैं। जैसे हमको इसकी स्थिति सदिश मान लीजिए यहाँ पर कोई कण P है, इसकी स्थिति यहाँ पर है, तो इसका स्थिति सदिश कौन होगा? R1 होगा। ठीक है ना, क्या होगा? R1 होगा। ये जब P पर रहेगा तो इसका स्थिति सदिश R1 होगा। और जब ये मान लीजिए यहाँ पर चला गया, इसकी स्थिति आ गई, इसकी स्थिति पॉइंट P1 पे था तो ये स्थिति सदिश R1 था, पॉइंट P2 पे गया तो इसका स्थिति सदिश क्या हो गया? R2 हो गया। ठीक है, स्थिति सदिश को जो कि सदिश है तो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, स्थिति सदिश को हम कैसे करते हैं? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? माना अब अगर जब कोई वस्तु पॉइंट P1 पर था तो इसका सदिश R1 था, पॉइंट P2 पे चला गया तो मूल बिंदु से P2 पर जो सदिश खींचेंगे या इसका स्थिति सदिश होगा। अब कहेंगे कि विस्थापन सदिश खींचिए। ठीक है ना, तो विस्थापन सदिश कैसे खींचा जाता है ये आपको परीक्षा में पूछेगा ना। स्थिति सदिश पूछता नहीं है, लेकिन स्थिति सदिश की परिभाषा लिखा दिया गया, ये आपको केवल समझना है, न्यूमेरिकल लगाने के काम आएगा। ठीक है ना, तो स्थिति सदिश हो गया। अब विस्थापन सदिश कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो जब तक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगी तो उसमें कोई विस्थापन नहीं होगा। तो मान लीजिए ये वस्तु यहाँ से P1 से कहाँ चली गई? P2 पर चली गई। कहाँ चली गई? P2 पर चली गई। तो ये जो पहली जो स्थिति में सदिश था R1 और दूसरी स्थिति में जो स्थिति सदिश बना मूल बिंदु से खींचा गया स्थिति सदिश क्या? R2। अब हम क्या, अगर हम कहें कि P1 से P2 तक का विस्थापन सदिश बताइए, क्या बताइए? विस्थापन सदिश बताइए। क्या करेंगे भैया? देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जैसे हमने कहा कि एक वस्तु यहाँ पर थी, ठीक है, ये मूल बिंदु है मान लो 0 0, ये क्या है? मूल बिंदु है 0 0। दिखाई दे रहा होगा? नहीं, छोटा दिख रहा है, चलो थोड़ा और बड़ा लिखते हैं। ऐसा है 0, 0। अब तो दिखाई दे रहा होगा। ये आपका मूल बिंदु है 0, 0। ठीक ना। अब यहां से कोनो वस्तु गई है 5 मीटर। कितनी वस्तु गई है? कुछ दूरी पर मान लीजिए गई है, यहाँ पर है अभी कितना, ये चाहे यहाँ से नहीं यहाँ पे कर लो, यहाँ पर है ये कितनी दूरी पर? 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक ना। अब ये पॉइंट P1 है, अब फिर कुछ देर के बाद ये पॉइंट P2 पर चली गई, तो जिसकी दूरिया है 8 मीटर। ठीक है ना। तो अगर आपसे कोनो आदमी विस्थापन पूछेगा P1 से P2 तक का विस्थापन, तो है 8 में से, यानी 0 से जो P2 की दूरी थी 8 मीटर, इसमें दूरी नहीं विस्थापन था, उसमें से 0 से P1 के विस्थापन को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तब ना हई निकलेगा। हई 8 था पूरा, यहाँ से यहाँ तक कितना था? 8 था, यहाँ से P1 तक का 5 था, तो 8 हो, यानी 0 से P2 तक की दूरी में से 0 से P1 तक की दूरी को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो विस्थापन निकल करके आएगा 8 - 5 बराबर ये आ जाएगा आपका 3 मीटर। ये कितना आ जाएगा? 3 मीटर आएगा ना। वही तरह से हम P2 के विस्थापन में से P1 का विस्थापन घटाएंगे, तब
P1 की P2 की स्थिति सदिश में से P1 की स्थिति सदिश को घटाएंगे तब वह P1 से P2 का विस्थापन सदिश प्राप्त होगा। तो ये अगर मान लीजिए यदि कोई वस्तु का P1 पर स्थित सदिश R1 है और P2 पर स्थित सदिश R2 है, तो P1 से P2 तक का जो विस्थापन सदिश R होगा वह P2 के सदिश में से P1 के सदिश को घटाने पर क्या होगा, प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको सीधे समझ लेना है कि माना कि इसको मिटा दें, इस समझने के लिए आप लोग को बताए थे, समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। माना कि किसी कण का किसी क्षण बिंदु P1 पर, कहाँ पर, बिंदु P1 पर स्थिति सदिश क्या है, मूल बिंदु से स्थिति सदिश, कहाँ से नापते हैं, मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्या है, स्मॉल r1 है, तथा कुछ समय पश्चात किसी क्षण यह बिंदु P1 पर था तो इसका स्थिति सदिश R1 था, और कुछ समय बाद ये कहाँ पे चला गया, P2 पे चला गया, तो इसका स्थिति सदिश क्या हो गया, R2 हो गया। तो हमने लिखा माना कि किसी कण का किसी क्षण बिंदु P1 पर मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1 है, तथा कुछ समय बाद कण का बिंदु P2 पर स्थिति सदिश मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R2 हो जाता है, स्थिति सदिश R2 हो जाता है, तब कण का विस्थापन सदिश D बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1। फिर एक बार ध्यान से सुनो। माना कि किसी क्षण कण P1 पे था तो उसका स्थिति सदिश R1 था, फिर कुछ समय बाद यह कहाँ पे चला गया, P2 पे चला गया, तो इसका स्थिति सदिश क्या हो गया, R2 हो गया। तो अगर हम ये कहें कि इसका विस्थापन सदिश कितना होगा, यानी ये वाला सदिश कितना होगा, तो ये जो विस्थापन सदिश D होगा ये R2 माइनस R1 के क्या होगा, बराबर होगा। अंतिम स्थिति का सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति का सदिश होता है विस्थापन सदिश। तो कण का विस्थापन सदिश जो D होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वह R2 माइनस R1 के बराबर होगा। यानी दूसरी स्थिति में कण का स्थिति सदिश माइनस पहली स्थिति में कण का स्थिति सदिश बराबर विस्थापन सदिश। तो ये आप लोग हमेशा इस सूत्र को भी समझे रहिएगा कि किसी भी वस्तु का अगर आपको क्या निकालना है, विस्थापन सदिश निकालना है, तो उसकी अंतिम स्थिति के सदिश को, स्थित सदिश को प्रारंभिक में से अंतिम स्थिति P2 थी तो इसके स्थित P2 की स्थित सदिश R2 में से प्रारंभिक स्थित सदिश R1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो विस्थापन सदिश D क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। जैसे विस्थापन बराबर होता है ना, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तब है ना विस्थापन निकलेगा, तो वैसे इसमें भी होता है। तो वही कह रहा है, माना कि किसी क्षण किसी कण का बिंदु P1 पर मूल बिंदु से स्थित सदिश R1 है, तथा कुछ समय बाद या कुछ क्षण पश्चात कण का बिंदु P2 पर मूल बिंदु से स्थित सदिश R2 हो जाता है,
तो ये क्या हो जाएगा, तब कण का जो विस्थापन सदिश जो d होगा वह किसके बराबर होगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, इसी के साथ जो है आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हम भी बहुत थक चुके हैं, और अगर आप लोग का प्यार बना रहा, ऐसे आप लोग पढ़ते रहे, थोड़ा सा आप लोग और जुड़िए, तो और मन करेगा और अच्छे से आप लोग को डिफाइन करेंगे, और अगले सारे टॉपिक्स पढ़ाने का प्रतिदिन कक्षाएं आएंगी। आप लोग जुड़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।